काली रात, काली सड़क, चारों तरफ छाया हुआ गहरा अंधेरा। सड़क दूर दूर तक सुनसान नजर आ रही थी। रात के 3 बज रहे थे। ऐसे में किसी भले आदमी का नजर आना कठिन ही था। जगमोहन बहुत ही तेज गति से खाली सड़क पर कार ड्राइव कर रहा था। कार की तीव्र हेडलाइट में सड़क में जैसे जान पड़ गई हो और वह गहरी नींद से जाग गई हो। वह कुछ इस तरह से चमक रही थी। हेडलाइट की रोशनी की चमक में कहीं कहीं सड़क किनारे फुटपाथ पर नींद में डूबे लोग नजर आ रहे थे। जगमोहन इस समय पूना से जरूरी काम निपटाकर वापस मुंबई आया था। वैसे तो पूना में एक दिन का ही काम था, लेकिन 2 दिन लग गए थे। उसने शाम को ही देवराज चौहान को फोन करके बता दिया था कि काम हो गया है और रात को किसी भी वक्त वह मुंबई पहुंच जाएगा। बहुत तेज रफ्तार से एक मोड़ काटते ही उसके पैर ब्रेक के पेडल पर दबते चले गए। टायरों के सड़क पर रगड़ खाने की आवाज़ रात के सुनसान वातावरण में गूंजती चली गई। अगले ही पल तीव्र झटके के साथ कार रुकी और कार की हेडलाइट में जो नज़ारा उसे देखने को मिल रहा था उससे उसके होठ सिकुड़ गए, माथे पर बल पड़ गए। 4 खतरनाक दादा टाइप व्यक्ति एक शरीफ से नजर आने वाले आदमी को बुरी तरह मार रहे थे। उनके ठुकाई करने का अंदाज कुछ ऐसा था मानो वह इसे जान से मार देना चाहते हों या फिर कम से कम उसकी बाहों और घुटनों की हड्डियां तोड़कर उसे बिल्कुल ही नकारा बना देना चाहते थे। एक तरफ सड़क के किनारे कार खड़ी थी। कई पलों तक जगमोहन ठुकाई का तमाशा देखता रहा। पहले तो उसने बगल से निकल जाना चाहा, यह सोचकर कि ऐसे लफड़े दिन में 50 बार मुंबई की सड़कों पर देखने को मिलते हैं, सब चलता है। परंतु उस शरीफ आदमी की चीखों ने उसका इरादा बदल दिया। उसकी कार पास में रुकने पर भी उन दादाओं की ठुकाई करने की गति में कोई फर्क नहीं पड़ा था तथा देखते ही देखते एक ने जेब से चाकू निकाला और उसका फल खोल दिया। कार की हेडलाइट में चाकू का फल चांदी की तरह चमक उठा। जगमोहन की आंखों में सख्ती उभरी। अब किसी भी समय उस भले आदमी की जान जा सकती थी। जगमोहन ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलते हुए रिवॉल्वर हाथ में ली और फिर तेजी से चंद कदम उठाकर उनके करीब जा पहुंचा। अब उसकी रिवॉल्वर का रुख उनकी तरफ था। चाकू वाला उस पर चाकू का वार करने ही जा रहा था। उस भले आदमी के गले से आतंक और दहशत भरी चीखें निकल रही थी। रुक जाओ, जगमोहन ऊंचे और कठोर स्वर में गुर्राया। चाकू वाला अभी वार भी न कर पाया कि उसका हाथ उठा का उठा रह गया। सबकी निगाहें जगमोहन की तरफ घूमी। जिसकी ठुकाई हो रही थी वह बुरे हाल में नीचे पड़ा था और पीड़ा से करा रहा था। उसके जिस्म के कई हिस्से कट फट चुके थे, जिनमें से खून और दर्द की लहरें निकल रही थी। छोड़ दो इसे, जगमोहन हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाकर गुर्राया। पल भर के लिए वहां मौत का सन्नाटा छा गया। अगले ही क्षण जो उन चारों का हेड लग रहा था वह एक कदम आगे आया। क्यों क्यों छोड़ दें, वह खतरनाक स्वर में बोला। इसलिए कि मैं कह रहा हूँ। जगमोहन के दांत सख्ती के साथ बिछे हुए थे। उसके होठों से दरिंदगी भरी हंसी निकली। यह तेरा भाई लगता है? नहीं। या फिर तेरा साला होगा? वह भी नहीं। पड़ोसी होगा? नहीं। फिर तो रिश्तेदार होगा, पास का नहीं तो दूर का ही होगा, लेकिन होगा। ठीक, वह क्रूरता से बोला। यह मेरा कुछ भी नहीं लगता। जगमोहन के चेहरे पर दरिंदगी के बाव उभरे। तो फिर चिंता में क्यों मरा जा रहा है? चल फूट यहाँ से, उसने कड़वे स्वर में कहा। अपना रास्ता देख। मैंने कहा है, छोड़ दो इसे। सुना नहीं तूने? फूट यहाँ से, यह अपन लोगों का लफड़ा है, उसने पूर्वता स्वर में कहा। तो बाद में निपट लेना, अब जाने दो इसे, जगमोहन ने बेहद कठोर स्वर में कहा। साले भाग जा वरना। मैंने कहा है, छोड़ दो इसे, जगमोहन के स्वर में वहशी भाव उभरे। मेरे हाथ में रिवॉल्वर देख रहे हो, अब की बार मैं नहीं, मेरी रिवॉल्वर बोलेगी। जाने दो इसे।
वह कई पल मौत से भरी निगाहों से जगमोहन को देखता रहा। उसकी आंखों में जागते जगमोहन ने अंगूठे से रिवॉल्वर का सेफ्टी लॉक हटाया। वह बदमाश पलटकर दांत पीचकर अपने आदमियों से बोला, जाने दो इसे, फिर देख लेंगे। लेकिन एक बदमाश ने कुछ कहना चाहा। चुप रहो, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। वह तीनों बदमाश पीछे हट गए। नीचे बुरी हालत में पड़ा वह भला आदमी कराता हुआ धीरे धीरे उठने लगा। चाकू दूर फेंक दो, जगमोहन ने सख्त लहजे में उससे कहा, जिसने चाकू थाम रखा था। उस बदमाश ने चाकू दूर उछाल दिया। रात के सन्नाटे में चाकू के सड़क से टकराने की आवाज उभरी। अब सब बदमाशों की खतरनाक निगाह जगमोहन पर टिक चुकी थी। कार की हेडलाइट की रोशनी में वह सब चमक रहे थे। नीचे पड़ा वह घायल आदमी उठा और लड़खड़ाता हुआ जगमोहन के पास पहुंचा। भाग जाओ यहाँ से। रिवॉल्वर थामे जगमोहन उन बदमाशों के प्रति सतर्क था। वह दोनों हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम दौड़ जाओ यहाँ से, जगमोहन ने दांत पीचकर कहा। उसने कांपता हाथ जेब में डाला और कुछ तय किए कागज निकाले, जिनमें से एक कार्ड निकालकर वह जगमोहन की जेब में डालता हुआ बोला, यह मेरा पता है, मिलना कभी, शायद इस एहसान का बदला उतार सकूं। कहने के साथ हाथ में पकड़े बाकी के कागज जेब में डालते हुए वह पलटा और लड़खड़ाते कांपते हुए तेज तेज कदमों से सामने नजर आ रही एक अंधेरी गली में लंगड़ी चाल से बढ़ता चला गया। तुम हमारे लफड़े में टांग फंसाकर ठीक नहीं कर रहे, वह बदमाश कुर्राया। खामोश रहो, जगमोहन ने दांत पीचकर खतरनाक स्वर में कहा। जगमोहन ने तब तक उन्हें रिवॉल्वर के दम पर वहां रोके रखा जब तक कि उसे विश्वास नहीं हो गया कि वह घायल व्यक्ति गली पार करके इतनी दूर निकल गया होगा कि अब इन दादाओं के हाथ नहीं आने वाला। फिर जगमोहन वहां से जाने के लिए हिलने ही वाला था कि तभी उसके कूल्हे पर ऐसी जबरदस्त ठोकर पड़ी कि जगमोहन के पांव उखड़ गए और वह उछलकर उन बदमाशों से टकराता हुआ उनके बीच छाती के बल जा गिरा। रिवॉल्वर वाली कलाई सड़क पर जोरों से टकराई तो रिवॉल्वर हाथ से निकलकर सड़क पर फिसलती चली गई। इससे पहले कि वह उठ पाता, बच पाता, कुछ कर पाता, वे चारों बदमाश भूखे कुत्तों चील कौवों के भांति उस पर झपट पड़े। उनकी जूतों की ठोकरों के जबरदस्त खतरनाक वार जगमोहन के जिस्म पर पड़ने लगे। वार इस कदर तेजी के साथ हो रहे थे, जानलेवा ठोकरें ऐसी थी कि जगमोहन को ठीक से चीखने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। अपना बचाव करने की बात तो बहुत दूर थी। 5 मिनट बीत गए इसी आलम में। जगमोहन अपने होश में तो था, परंतु इस जबरदस्त मार से अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। अब ठोकरें कहाँ पड़ रही थी, उसके जिस्म के साथ क्या क्या किया जा रहा है, उसे उसका कोई एहसास नहीं हो रहा था। वह 5वां शख्स जिसने पीछे से जगमोहन को ठोकर मारकर गिराया था, वह शांत मुद्रा में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके बदन पर बेहद कीमती सूट था। 50 बरस की उम्र थी उसकी। 50 बरस की उम्र वाला वह व्यक्ति जैसे किसी संपन्न खानदान से संबंध रखता लग रहा था। हाथों की उंगलियों में हीरे की अंगूठियां, कलाई पर बंधी घड़ी के डायल पर हीरे के पीस और गले में सोने की भारी चेन लटकती स्पष्ट नजर आ रही थी। माथे पर हल्का सा गड्ढा था जो कि यकीनन किसी पुरानी चोट का निशान था। देखते ही देखते एकाएक वह पलटा और कार की तरफ बढ़ गया, जिसमें से निकलकर उसने जगमोहन को पीछे से जबरदस्त ठोकर मारकर जगमोहन की सारी बाजी पलट दी थी। कार में बैठकर उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ाकर उनके पास से गुजरता हुआ मौत से भरे सर्द स्वर में बोला, जिंदा मत छोड़ना इसे। इसके साथ ही वह कार आगे बढ़ाता चला गया। कार वाले के शब्द सुनते ही वह चारों बदमाश जैसे जगमोहन की बोटियां बोटियां करने में लग गए। जगमोहन को होश आया। अस्पताल में वह बेड पर पड़ा था। कुछ देर तो वह आंखें खोले छत पर चल रहे पंखे को देखते हुए यह सोचता रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। दिमाग पर काफी जोर देने पर उसे ध्यान आया कि रात को पूना से लौटते समय मुंबई में उसने एक आदमी को बदमाशों से बचाने की कोशिश की थी। वह आदमी बच गया,
परंतु वह खुद ही बदमाशों के लपेटे में आ गया। देखने पर उसे महसूस हुआ कि वह अस्पताल में है। सिर घुमाकर देखा तो बगल में स्टूल पर एक हवलदार अखबार पर निगाह गड़ाए हुए था। पुलिस वाले को सिर पर बैठा देखकर जगमोहन व्याकुल हो गया। तभी नर्स ने भीतर प्रवेश किया। जगमोहन को होश में देखकर वह जल्दी से बोली, ओ, होश आ गया आपको? नर्स के शब्द सुनकर हवलदार अखबार छोड़कर जल्दी से जगमोहन की तरफ मुड़ा। यह तो वास्तव में जिंदा हो गया। फिर हवलदार ने नर्स से कहा, बाहर देखो, कहीं हमारे सब इंस्पेक्टर साहब होंगे। ना नजर आए तो कैंटीन में देख लेना। उन्हें बोलो यह जिंदा हो गया। नर्स फौरन बाहर निकल गई। हवलदार ने मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। बच गए, किस्मत वाले हो। जगमोहन ने बोलने की चेष्टा की। कठिनता से बेहद मध्यम स्वर में पूछा, क्या हुआ था? जगमोहन व्याकुल था कि क्या पुलिस वाले उसे पहचान गए हैं। यह तो तुम ही बताओगे कि क्या हुआ था। कमिश्नर साहब उस रात को वहां से गुजर रहे थे कि तुम सड़क पर पड़े हुए थे। तब तुम्हें मरा हुआ समझा गया, परंतु तुम्हारी धड़कन बहुत मध्यम चल रही थी। ये समझो कि अगर कमिश्नर साहब थोड़ी देर से पहुंचते तो तुम सड़क पर पड़े पड़े ही मर गए होते। तब तुम्हें फौरन अस्पताल लाया गया। तुम्हारा उपचार शुरू हो गया और 9 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। 9 दिन बाद? जगमोहन चुपकर हवलदार को देखता रह गया। साथ ही उसे इस बात की तसल्ली थी कि पुलिस वालों द्वारा वह अभी पहचाना नहीं गया। जगमोहन ने देखा, ग्लूकोज की बोतल उसे लगी हुई थी। किसी से झगड़ा हो गया था या किसी ने लूटने की कोशिश में तुम्हारा यह हाल किया? हवलदार की बात पर ध्यान न देकर जगमोहन ने कमजोर स्वर में पूछा, मुझे कोई पूछने आया? हाँ, तुम्हारा चाचा आता है, दिन दिन भर यहीं बैठा रहता है। चाचा? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, हमने वहीं सड़क पर खड़ी कार का नंबर अखबार में दिया था, टीवी रेडियो में दिया। तुम्हारे पास खड़ी कार से हमें लगा कि वह तुम्हारी न हो। उस नंबर को पढ़कर अगले ही दिन तुम्हारा चाचा घबराया सा आ गया था। तब से हर रोज सुबह आता है और अंधेरा हो जाने पर चला जाता है। बहुत भला आदमी है, तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। उसे देखकर तो तरस आता है। जगमोहन ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर धीरे से पूछा, माँ, मेरी हालत क्या है? हालत? हवलदार ने गहरी सांस ली। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम बच कैसे गए। यह तो करिश्मे से भी बड़ा कमाल हो गया। तुम्हारे पेट में चाकू 3 बार घोंपा गया था। एक बार कंधे पर किया गया था। तुम्हारी बाह और तुम्हारी पिंडली की हड्डी टूटी हुई थी। जिस्म पर ठुकाई के कितने निशान थे, उनकी तो गिनती भी नहीं हो सकी। तुम्हारे जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां ठुकाई न हो। सच बात तो यह है कि मैं हर रोज तुम्हारे मरने का इंतजार करता था कि तुम मरो और मैं इस बोरियत भरी ड्यूटी से छुटकारा पाऊं। खैर, कोई बात नहीं, तुम होश में आ गए, अब छुटकारा मिल जाएगा। अपनी हालत के बारे में सुनकर जगमोहन को लगा वह किस्मत से ही बचा है, नहीं तो मौत के बराबर जख्मी होकर वापस जिंदगी में आना संभव नहीं होता। मतलब कि वे चारों बदमाश हर हाल में उसकी जान ले लेना चाहते थे। पेट में 3 बार चाकू घोंपने का यही मतलब निकलता था। जगमोहन ने जरा सी हिलने की चेष्टा की, परंतु बदन में इतनी कमजोरी थी कि जरा सा भी नहीं हिल पाया। सिर्फ यही सोचता रहा कि 9 दिन वह डॉक्टरों की देखरेख में बेहोश रहा। इसी में उसकी हालत का अंदाजा लगा सकता था। अगर उसे पुलिस वाले अस्पताल में न लाए होते तो शायद उस स्थिति में डॉक्टरों की लापरवाही उसकी जान ही ले लेती। पुलिस वालों के कारण उसका अच्छा उपचार और ठीक से देखभाल की गई होगी। तभी एक सब इंस्पेक्टर और एक डॉक्टर व नर्स ने भीतर प्रवेश किया। डॉक्टर ने उसका अच्छी तरह चेकअप किया। अब आप बयान ले सकते हैं, यह पूरी तरह खतरे से बाहर है, कहकर डॉक्टर और नर्स चले गए। सब इंस्पेक्टर ने स्टूल पर बैठते हुए मुस्कुराकर जगमोहन को देखा। जगमोहन सोच रहा था कि अगर इन पुलिस वालों को मालूम हो जाए कि वह कौन है तो पूरा अस्पताल पुलिस वालों से भरा नजर आने लगेगा।
मालूम है तुम्हें कि तुम मरकर दोबारा जिंदा हुए हो, सब इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, जगमोहन का स्वर क्षीण था। हवलदार ने यह बात बताई थी। सब इंस्पेक्टर ने घूरकर हवलदार को इस अंदाज से देखा कि यह बात उसकी इजाज़त के बिना क्यों बताई, जैसे सब इंस्पेक्टर किसी इनाम से वंचित रह गया हो। तभी कमरे में 50-52 वर्षीय व्यक्ति ने प्रवेश किया। सिर के बालों में अधिकतर सफ़ेदी थी, जबकि दाढ़ी मूछों के बाल 60% काले थे। उसने बंद गले का कोट और तंग पतलून पहन रखी थी। हाथ में बेवजह छड़ी पकड़ी देखकर ऐसा लगता था जैसे छड़ी हाथ रखने की उसकी पुरानी आदत रही हो। जगमोहन को देखते ही वह तेजी से बेड के समीप पहुंचा। ओ मेरे भतीजे, होश आ गया तुझे। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि पहले हमें कानूनी कार्रवाई पूरी कर लेने दो, फिर बातें कर लेना। सब इंस्पेक्टर की बात सुनकर वह सहमति में सिर हिलाकर एक कदम पीछे हट गया। जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक उभर आई थी। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, मेकअप में देवराज चौहान था। देवराज चौहान को सामने पाकर जगमोहन को अच्छा लगा। 9 दिन पहले सड़क पर रात को तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। मैंने पूना से आकर मुंबई में प्रवेश किया, जगमोहन क्षीण स्वर में कहने लगा। फिर मैंने देखा सड़क पर 4 बदमाश एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैंने लड़की को बचाकर भगा दिया, लेकिन उन बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी यह हालत कर दी। जगमोहन ने जानबूझकर आदमी के बदले लड़की का जिक्र किया था ताकि उसका बयान ठीक लगे। सब इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। यह लड़की कौन थी? मैं नहीं जानता। तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की को बचाने की? सब इंस्पेक्टर ने नसीहत देने वाले स्वर में कहा। आधी रात को सड़क पर अकेली जा रही थी तो भुगते। यह जमाना है लड़कियों का रात में बाहर निकलने का। जगमोहन खामोश रहा। कौन थे वे बदमाश? मैं नहीं जानता। लड़की को तुम नहीं जानते, बदमाशों को तुम नहीं जानते, और अपनी यह हालत करवा दी। 9 दिन से हमें भी परेशान कर रखा है। सब इंस्पेक्टर ने बड़े ही उखड़े लहजे में कहा। खैर, उन बदमाशों को देखोगे तो पहचान लोगे। हाँ ठीक है, बहुत जल्द तुम्हें कुछ बदमाशों के दर्शन कराऊंगा, उन्हें पहचानना। जगमोहन ने लेटे ही लेटे सहमति में गर्दन हिलाई। मेरे दिखाए बदमाशों में तुम्हारी ठुकाई करने वाले बदमाश ना भी हो तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक खास बदमाश के बारे में पहले से ही बता दूंगा, तुम उस पर उंगली रख देना। क्यों? जगमोहन ने असमझता से उसे देखा। साले को सीधा करना है, सब इंस्पेक्टर ने कड़वे स्वर में कहा। कई बार रोब जा चुका है मुझ पर। एक बार मेरे हाथ के नीचे आ गया तो आगे के लिए सीधा कर दूंगा, समझ गए ना? हाँ, और वह लड़की जिसे तुमने बचाया था, कभी मिल जाए या नजर आ जाए तो उसे हमारे पास ले आना। तुम्हारे पास ले आऊं? क्यों? कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होती है। लड़की से पूछना पड़ेगा कि वह कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। मन ही मन बड़बड़ाते हुए गहरी सांस लेकर जगमोहन ने सिर हिला दिया। तुम अपना नाम पता बता दो, अभी हमें तुम्हारी फिर जरूरत पड़ेगी। माँ, मेरे चाचा से पूछ लो, जगमोहन ने आंखें बंद करते हुए कहा। मेरी तबीयत खराब हो रही है। सब इंस्पेक्टर चाचा बने देवराज चौहान की तरफ घूमा। देवराज चौहान ने गलत नाम और फर्जी पता बताया। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ अब कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा। तुम्हारे चक्कर में बहुत दिन हमने खराब किए। मेरा तो ख्याल था कि तुम कोई तगड़ा मामला बताओगे, लेकिन आगे तो रास्ता ही बंद है। खैर, तुम ठीक होकर घर चले जाना, मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा। जगमोहन ने गर्दन हिलाई। चंद जरूरी सवाल पूछने के पश्चात सब इंस्पेक्टर और हवलदार वहां से चले गए। देवराज चौहान करीब आया। मैं तो डर ही गया था कि तुम्हें होश आता भी है कि नहीं, देवराज चौहान अपना तो बड़े स्वर में बोला। जगमोहन के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। क्या हुआ था? देवराज चौहान ने पूछा। जगमोहन ने सारी बात बताई। उन बदमाशों को पहले कभी देखा था? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, और उसे भी नहीं जिसे तुमने बचाकर वहां से जाने दिया।
मैं किसी को नहीं जानता। यह सारा राहत चलते का सौदा था। छोड़ो, देवराज चौहान मुस्कुरा उठा। तुम ठीक हो गए, यही बहुत है। मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ, जगमोहन बोला। अभी 1-2 दिन रुको, मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। तुम्हारे पेट में बहुत टाके लगे हैं। चाकू के 3 घाव तुम्हारे पेट पर हुए थे। काफ़ी ज़्यादा मांस कट गया था। ऐसे में अभी तुम्हारे लिए हिलना डुलना भी ठीक नहीं है। कंधे पर भी टाके हैं। 2 दिन अभी और ऐसे ही पड़े रहो, फिर ले जाऊंगा। वह इंस्पेक्टर फिर आएगा, कहीं उसने मुझे पहचान लिया तो। चिंता मत करो, अब तक नहीं पहचाना तो अब क्या पहचानेगा। देवराज चौहान के स्वर में विश्वास के भाव थे। मैं नगीना को तुम्हारी देखरेख के लिए भेज रहा हूँ। आराम तो मैं बंगले पर भी जाकर कर सकता हूँ, जगमोहन बोला। क्षण भर के बाद देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ठीक है, 1 आध दिन बिताओ। मैं देखता हूँ पुलिस वाले डॉक्टर को क्या हिदायत देकर गए हैं। अगर डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी देने से मना किया तो फिर तुम्हें यहाँ से चुपचाप निकलना पड़ेगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। मैं नगीना को भेजता हूँ, 2-3 घंटे में जरूरत का सामान लेकर वह आ जाएगी। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जगमोहन की बात थपथपाई और पलटकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान को गए 1.5 घंटा बीत चुका था। डॉक्टर एक बार फिर राउंड लगाकर उसे दवा खाने को कह गया था, परंतु नर्स के न आने के कारण अभी उसने दवा नहीं ली थी। वह कमरे में बेड पर लेटा घूमते पंखे को देखता गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी दरवाजे पर आहट हुई। जगमोहन ने सिर घुमाया। अगले क्षण वह चौंक पड़ा। उसके बदन में चींटियां सी रेंगती चली गई। 2 आदमियों ने अभी अभी भीतर प्रवेश किया था। यह 2 उन्हीं 4 में से 2 थे जिन्होंने उस रात उसकी जानलेवा ठुकाई की थी और उसे मरने जैसी हालत में पहुंचा दिया था। जगमोहन के मस्तिष्क में खतरे की घंटियां बजने लगी। उन दोनों के चेहरों पर क्रूरता के भाव नाच रहे थे। जगमोहन ने उठने की चेष्टा की, परंतु उसके घायल जिस्म ने उसे उठने नहीं दिया। जगमोहन उनके चेहरों के भाव देखकर अच्छी तरह समझ चुका था कि अगर इस वक्त हिम्मत से काम नहीं लिया तो यह लोग उसकी हत्या कर जाएंगे। परंतु उसके पास ऐसा कुछ नहीं था कि उसे हथियार बनाकर खुद को बचा पाता। अगले ही पल जगमोहन ने कलाई में घसी ग्लूकोज की सुई निकाल दी और लेटे ही लेटे उसने हाथ बढ़ाकर ग्लूकोज की बोतल के लोहे के भारी स्टैंड को उठा लिया, जो कि करीब 6 फीट लंबा था। दोनों बदमाश छिटके और उसे देखकर क्रूरता भरी हंसी हंसे। बहुत ही हिम्मत वाला निकला तू, बच गया, जबकि हमने तो अपनी तरफ से तुझे मार ही दिया था। मौत से भरे स्वर में कहते हुए एक बदमाश ने जेब से चाकू निकालकर उसे खोला। जगमोहन ने दांत पीच लिए। लेकिन हमारी नज़र भी तेरे पर ही टिकी हुई थी, दूसरे ने कहा। दूसरे दिन ही हमें मालूम हो गया था कि तेरी सांसें चल रही है और तू अस्पताल में है। हमने सोचा था तू मर जाएगा, लेकिन होश आ गया तुझे। तेरा जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम फिर तुझे मारने आए हैं। हम इस बार किसी तरह का रिस्क नहीं लेंगे, सीधे तेरा गला काटेंगे। अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाना चाहता है तो खूब जोर से चिल्ला ले, हमें परवाह नहीं। हम नहीं चाहते कि मरने से पहले तेरी कोई हसरत बाकी रह जाए। जगमोहन बेड पर लेटे ग्लूकोज का स्टैंड पकड़े दांत पीछे उन दोनों को देखता रहा। पहले वाला हंसा। उसने हाथ में चाकू हिलाया। यह क्या पकड़ा हुआ है? फेंक दे, बहुत भारी है, तेरी कलाई थक जाएगी। बातें छोड़, खत्म कर, दूसरे ने कहा। पहले वाला चाकू थामे जगमोहन पर खतरनाक अंदाज में झपटा। जगमोहन ने स्टैंड आगे किया, जो कि उसकी छाती पर जा लगा। वह कराकर पीछे को लड़खड़ा गया, मगर इतनी हरकत से ही जगमोहन के शरीर का हर हिस्सा दर्द से भर उठा। बदमाशों के होठों से गुर्राहट निकली। इस पर दोनों बदमाश एक साथ उस पर झपटे। जगमोहन के बदन में इतनी फुर्ती नहीं थी कि वह तुरंत दोनों पर स्टैंड का इस्तेमाल कर सकता। एक ने स्टैंड को पकड़कर तीव्रता से झटका दिया। स्टैंड जगमोहन के हाथ से निकल गया। जगमोहन के दांत बिछ गए। चाकू थामे दूसरे के चेहरे पर मौत के भाव नाच रहे थे। साला मरा पड़ा है और हमारा मुकाबला करता है,
चाकू वाले ने गुर्राहट भरे स्वर में कहा और चाकू सहित वहशी अंदाज में आगे बढ़कर जगमोहन की गर्दन पर वार किया। कोई और रास्ता न पाकर जगमोहन ने बीचे दांतों से अपने हाथ आगे किए। चाकू उसकी हथेली के किनारे को काटता हुआ नीचे आया और अगले ही पल बदमाश की कलाई जगमोहन के हाथों में जा फंसी। बदमाश ने चाकू नीचे ले जाने के लिए पूरा जोर लगाया, जबकि जगमोहन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी कि चाकू उसकी गर्दन तक ना पहुंचे। दोनों में यह कश्मकश जारी रही। दूसरे बदमाश ने जब यह देखा तो दांत किटकिटाकर उसने भी अपनी जेब से चाकू निकाला और उसका फल खोलकर जगमोहन पर झपटा। मौत को पूरी तरह सामने पाकर अब जगमोहन के पास और कोई रास्ता नहीं था कि अपने शरीर की परवाह न करके इनका खुलकर मुकाबला करे। इससे पहले कि दूसरे का चाकू उसे लगता, बेड पर लेटे लेटे उसने अपनी टांग घुमाई, जो कि उसके चेहरे से टकराई। वह बेड से टकराकर लड़खड़ाते हुए 2-3 कदम पीछे हो गया। इतनी कोशिश में ही उसके पेट को तीव्र झटका लगा और टाके वाले हिस्से में तीव्र पीड़ा की लहर उठी। दर्द से उसका पूरा शरीर झंझना उठा। इधर दोनों हाथों से उसने चाकू वाले की कलाई थाम रखी थी। चाकू के फल की नोक और उसके चेहरे के बीच 1 फीट का फासला बचा था। कभी वह कम हो जाता तो कभी बढ़ जाता। तभी उसने जगमोहन के गाल पर बाएं हाथ से घूंसा मारा। जगमोहन के होठों से हल्की सी चीख निकली, परंतु उसने चाकू वाली कलाई नहीं छोड़ी। उसी समय चाकू थामे दूसरा बदमाश उसके सिर पर आ खड़ा हुआ। वह चाकू का वार करने ही जा रहा था कि तभी वहां एक खतरनाक गुर्राहट गूंजी। रुक जाओ! दोनों बदमाश ठिठके, निगाह प्रवेश द्वार की तरफ घूमी। दरवाजे के 2 कदम भीतर नगीना हाथ में रिवॉल्वर थामे खतरनाक निगाहों से दोनों बदमाशों को देख रही थी। उसके दूसरे हाथ में टिफिन था। कई पलों के लिए वहां मौत का सा सन्नाटा व्याप्त रहा। चाकू फेंको और सीधे खड़े हो जाओ, नगीना ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। दोनों बदमाश की निगाहें मिली। एक ने चाकू नीचे फेंका, दूसरे का चाकू जगमोहन ने छीनकर अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद दोनों बदमाशों ने सीधे खड़े होकर नगीना को घूरा। कौन हो तुम? एक बदमाश ने दांत पींचकर पूछा। इस समय तो मैं तुम लोगों के लिए भारी मुसीबत हूँ, नगीना ने सरल स्वर में कहा। तुम हमारे मामले में मत आओ, वरना अपना मुंह बंद रखो, नगीना ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। फिर प्रश्न भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। यह नगीना की निगाहों का मतलब समझकर जगमोहन क्षीण स्वर में बोला, उन 4 में से 2 हैं जिन्होंने मेरी यह हालत की है और अब फिर मेरी जान लेने आ गए हैं। नगीना ने होठ भींचकर दोनों को देखा। इसने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इसके पीछे पड़ गए हो? नगीना ने एक एक शब्द चबाकर कहा। अगर इसने तुम्हारे मामले में दखल दिया था तो उसके लिए तुम जरूरत से ज्यादा सजा इसे दे चुके हो। चौहान ने नगीना को बता दिया था कि जगमोहन के साथ क्या और क्यों गुजरी। वह दोनों बदमाश खा जाने वाली निगाहों से नगीना को देखते रहे। जवाब दो, हमारा काम सिर्फ आदेश मानना है, एक बदमाश ने कड़वे स्वर में कहा। आदेश? कौन देता है तुम्हें आदेश? नगीना की आंखें सिकुड़ गई। तुम हमें गोली मार सकती हो, लेकिन यह बात नहीं जान सकती। नगीना कुछ कहने को हुई कि घबराहट में जगमोहन का मुंह खुल गया। नगीना के पीछे दरवाजे से देखते ही देखते तीसरे बदमाश ने भीतर प्रवेश किया। चौथा भी आसपास ही होगा। जगमोहन के कुछ कहने से पहले ही नगीना उसके चेहरे के भावों को देखकर समझ गई और उसने फौरन पलटना चाहा। तभी नगीना को अपनी पीठ पर चुभन का एहसास हुआ। वह ठिठक गई, होठ पिच गए। उसे फौरन इस बात का एहसास हो गया कि वह चुभन चाकू के नोक की है। रिवॉल्वर फेंक दो, पीछे वाले ने खतरनाक लहजे में कहा। नहीं, नगीना ने दांत पींचकर कहा। रिवॉल्वर गिरा दो, वरना मेरा चाकू, तुम्हारे चाकू के वार के पश्चात भी मैं तुम सबको गोली से उड़ा दूंगी। नगीना फुफकार उठी। क्षण भर के लिए वहां तीव्र सन्नाटा छा गया। उसी पल नगीना एड़ियों के बल फिरकनी के बाती घूमी और उसने पीछे मौजूद बदमाश के चेहरे पर बेहद जबरदस्त कूसा मारा। इसके साथ ही जोरदार ठोकर उसकी कलाई पर मारी। चाकू उसके हाथ से छूटकर दीवार से टकराकर तेज आवाज करता हुआ फर्श पर जा गिरा। तभी सैंडलों की तीव्र आवाज गूंजी
और दो नर्सों ने भीतर प्रवेश किया। भीतर का नज़ारा देखते ही नर्सों के होठों से चीखें निकली और वे घबराकर बाहर निकल गई। उनकी चीखों की आवाज़ें दूर दूर तक जा रही थी। स्पष्ट था कि कुछ ही क्षणों में यहाँ कमरे के बाहर लोगों की भीड़ लग जानी थी। नगीना के होठ भीज गए। बदमाशों के चेहरों पर व्याकुलता उभरी। जगमोहन जल्दी से बोला, इन्हें जाने दो। लेकिन नगीना ने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा है, जाने दो। जगमोहन का स्वर सख्त हो गया। नगीना ने फौरन रिवॉल्वर वाले हाथ से तीनों को वहां से निकल जाने का इशारा किया। तीनों बदमाश सब कुछ भूलकर तुरंत बाहर निकल गए। इन्हें जाने क्यों? यह वक्त इनसे टकराने का नहीं है। उन नर्सों के कारण यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे होने वाले हैं। ऐसे में हम उन बदमाशों को कुछ नहीं कह सकते। कहेंगे तो खुद फंसेंगे। पुलिस आ गई और मैं पहचाना गया तो मेरी खैरियत नहीं। अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं। तुम जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। बात नगीना की समझ में आई। उसने रिवॉल्वर अपने कपड़ों में फंसाया और तेजी से बाहर निकल गई। इत्तेफाक से कमरे के बाहर ही स्ट्रेचर मौजूद था। स्ट्रेचर को वह फौरन कमरे में लाई और बेड के साथ सटा दिया। पाँव की तरफ से नगीना ने जगमोहन को पकड़ा और ऊपर से कोहनियों से जगमोहन ने सहारा लिया और धीरे धीरे सरक कर स्ट्रेचर पर जा लेटा। जल्दी। स्ट्रेचर पर लेटते हुए जगमोहन ने गहरी सांसें लेते हुए कहा। अब नगीना भी कहाँ रुकने वाली थी। कमरे से निकलकर अस्पताल की गैलरी में नगीना कुछ आगे गई ही थी कि पीछे से उभरता शोर उसके कानों में पड़ा। स्पष्ट था कि नर्सों ने उन हालातों के बारे में सबको बता दिया था जो उन्होंने कमरे में देखा था, और अस्पताल के स्टाफ के कुछ लोग वहां आ पहुंचे थे। नगीना रुकी नहीं। स्ट्रेचर पर लिटा ही जगमोहन को अस्पताल से बाहर ले जाती चली गई। दांत पीछे देवराज चौहान ने बेड पर लेटे जगमोहन को देखा, फिर सिगरेट सुलगाकर टहलने लगा। नगीना कार में जगमोहन को बंगले में ले आई थी। फिलहाल जगमोहन की हालत भी ठीक हो रही थी। नगीना ने जगमोहन को हल्का सा खाने को दिया था। देवराज चौहान जगमोहन के पास आकर ठिठका। पहली बार जब उन लोगों ने तुम्हारी यह हालत की तो बात कुछ समझ में आती है, लेकिन दूसरी बार खासतौर से अस्पताल में पहुंचकर दोबारा मारने की चेष्टा करना, यह बात समझ से बाहर है। उनका कहना है कि ऐसा करने का उन्हें आदेश मिला है। नगीना बोली, इसका मतलब है कि उनके पीछे कोई और भी है। वह तो सिर्फ ऑर्डर मानने वाले हैं। देवराज चौहान ने सोच भरे अंदाज से सिर हिलाया। जिस प्रकार वह लोग दूसरी बार जगमोहन की तलाश करके उसकी जान लेने पहुंचे हैं, उसे देखते हुए स्पष्ट है कि तीसरी बार चौथी बार भी ऐसा हो सकता है। जबकि जगमोहन की हालत ऐसी है कि वह घायल अवस्था में उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। जगमोहन ने तो बस एक आदमी को सिर्फ उनके हाथों से बचाया था। नगीना बोली, ऐसे में उनकी पक्की दुश्मनी कैसे हो गई कि वह लोग हाथ धोकर जगमोहन के पीछे पड़ जाएं। तुम ठीक कहती हो। देवराज चौहान ने धीरे से सिर हिलाया। इससे स्पष्ट है कि असल बात कुछ और ही है। कुछ और क्या हो सकती है, यही तो समझ में नहीं आ रहा। कष्ट लेते हुए देवराज चौहान के होठ भीज गए। जगमोहन शांत सा बातों को सुन रहा था। अब तुम भी उनकी निगाहों में आ चुकी हो। देवराज चौहान ने नगीना को देखा। वह न जाने कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, उनके पीछे कौन है, असल मुद्दा क्या है। कई पलों के लिए उनके बीच शांति छाई रही। तुम, देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, उन बदमाशों के बारे में या फिर उसके बारे में कुछ बता सकते हो जिसे तुमने बचाया था। वह कौन है, कहाँ रहता है? नहीं, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा, मैं किसी को नहीं जानता। वह मेरी पहली मुलाकात थी उनसे, लेकिन जिसे मैंने बचाया था उसके बारे में जानकर क्या करोगे तुम? उसे यह तो जाना जा सकता है कि वे चारों बदमाश कौन थे, उन बदमाशों की पीठ पर किसका हाथ है। इस तरह मैं उन तक पहुंच सकता हूँ जो उन चारों को तुम्हारी जान लेने के लिए भेज रहा है। ओ, जगमोहन के होठों से गहरी सांस निकल गई। लेकिन हमारे पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देवराज चौहान के दांत बिछ गए। उन बदमाशों को तलाश करने की चेष्टा की जा सकती है, नगीना ने कहा। हाँ, की जा सकती है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है।
कहाँ ढूंढा जाएगा उन्हें? और फिर मैं नहीं जानता, तुमने और जगमोहन ने उन्हें देखा है। जगमोहन इस वक्त पूरी हालत में पड़ा है और तुम्हें जगमोहन की देखरेख करनी है। ऐसे में उन लोगों को तलाश नहीं किया जा सकता। वहां पर कई पलों तक चुप्पी सी छाई रही। तुम देवराज चौहान ने सिर झटक कर जगमोहन को देखा। पूरी तरह आराम करो, तुम्हारा हिलना डुलना खराब कर देगा तुम्हारे बदन पर लगे टाकों को। मैं उन लोगों को किसी तरह तलाश करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने दूसरी बार तुम्हारी जान लेने की कोशिश करके अपनी मौत बुला ली है। मैं तीसरी बार उन्हें ऐसा कुछ करने का मौका नहीं दूंगा। लेकिन बिना किसी अते पते के आप उन्हें तलाश कैसे करेंगे? नगीना ने सोच भरे स्वर में कहा। किसी तरह तो तलाश करना ही। तभी जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। अगले ही पल वह तेज स्वर में बोला, 1 मिनट, जरा मेरी दाई जेब में हाथ डालना। देवराज चौहान ने प्रश्न भरी निगाहों से जगमोहन को देखा। मैंने जिसे बचाया था, उसने एक कार्ड मेरी जेब में डालते हुए कहा था कि उसके लायक कोई सेवा हो तो बताऊं। मेरे ख्याल में उस कार्ड पर उसका पता होगा। देवराज चौहान ने जगमोहन की जेब टटोलकर वह कार्ड बाहर निकाला। कार्ड पर जयप्रकाश शास्त्री नाम लिखा था और पता लिखा था। देवराज चौहान कई पलों तक कार्ड पर छपे शब्दों को घूरता रहा। फिर कार्ड जेब में डालते हुए बोला, तुम दोनों बंगले से बाहर निकलकर खुद को खतरे में मत डालना। उन लोगों को मैं देखता हूँ। दांत पीचकर कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटा और तेज तेज कदमों से बाहर निकलता चला गया। दरवाजे पर लिखा था, मिसेस गॉम्स। आगे पता था। देवराज चौहान ने हाथ में थाम रखे कार्ड में छपे पते को एक बार फिर चेक किया। वही पता सामने दरवाजे पर लिखा था। कार्ड जेब में डालकर देवराज चौहान आगे बढ़ा और डोर की साइड में लगी बेल दबा दी। भीतर घंटी बजने का स्वर उसे स्पष्ट सुनाई दिया। दूसरे ही पल भीतर से एक औरत की आवाज आई, आता है, चिल्लाता क्यों है? फिर दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलने वाली 40 बरस के करीब की स्वस्थ औरत थी। बाल कटे हुए थे। उसने घुटनों तक कॉटन की फ्रॉक पहन रखी थी। उसने देवराज चौहान को सिर से पांव तक देखा। क्या बात है मैन, किसको मांगता है? उसने शांत स्वर में पूछा। यह घर किसका है? देवराज चौहान का स्वर स्थिर था। तुम इस घर को खरीदने को मांगता? नहीं। तो फिर मिसेस गॉम्स से क्यों पूछता है कि घर किसका है? मिसेस गॉम्स ने मुंह बनाकर कहा, सुनो मैन, यह मेरा घर है और मुझे घर नहीं बेचना। मेरा हस्बैंड इस घर को बनाने के वास्ते दिन रात एक कर दिया और घर बनाने के बाद मर गया। यह घर मेरे हस्बैंड की निशानी है, समझा क्या? मिसेस गॉम को देखते हुए चौहान सिर हिलाकर बोला, मुझे जयप्रकाश से मिलना है। मिसेस गॉम्स को देखते हुए चौहान सिर हिलाकर बोला, मुझे जयप्रकाश से मिलना है। किससे? मिसेस गॉम्स के माथे पर अचानक बल पड़ गए। जयप्रकाश से। हाँ, जयप्रकाश शास्त्री। वह यहीं रहता है। रहता है नहीं, रहता था। मिसेस गॉम्स के स्वर में क्रोध भर आया। मैन, तुम उस कमीने आदमी को मेरे हवाले कर दो। हम तुमको 50 बार थैंक्स बोलेगा। हम गॉड से बोलेगा कि तुम्हारी लॉटरी भी निकाल दे। तुमको हम एंजल समझेगा। हम तुम्हें सिर पर बैठा कर रखेगा। देवराज चौहान के होठ सिकड़ गए। ऐसा कुछ भी उसे सुनने की आशा नहीं थी। मिसेस गॉम्स, देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। बेहतर होगा कि हम भीतर चलकर बात करें। दरवाजे पर खड़े होकर बात करना। ओ सॉरी मैन, हमको ध्यान नहीं था। वेरी वेरी सॉरी। आओ आओ। मिसेस गॉम्स थोड़ा पीछे हटती हुई बोली। उस कमीने का जिक्र आते ही हम सब कुछ भूल जाता है। भीतर प्रवेश करते ही देवराज चौहान सोफे पर जा बैठा। वह ड्राइंग रूम था। मिसेस गॉम्स उसके सामने बैठ गई। दरवाजा खुला ही रहा। आप क्या कह रही थी मिसेस गॉम्स की? पहले तुम बता मैन, तुम क्या होता? मिसेस गॉम्स ने एकाएक पूछा। मेरा नाम विनोद सेठी है। जयप्रकाश ने कुछ दिन पहले मुझे अपना यह कार्ड दिया था कि कभी उससे मिलने आऊं। कहते हुए देवराज चौहान ने जेब से कार्ड निकालकर मिसेस गॉम्स की आंखों के सामने किया। आज यूं ही छोटा सा काम पड़ा तो आ गया, लेकिन आप तो कह। मैन,
तुम जयप्रकाश का क्या होता? मिसेस कॉम्स उसकी बात काटकर बोली। चौहान ने कार्ड जेब में डालकर सिगरेट सुलगाई, फिर बोला, मिसेस कॉम्स, अगर आपको ऐतराज न हो तो इस सवाल का जवाब मैं बाद में दे दूं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाद में दो या पहले, या फिर न दो। कॉम्स का लहजा फिर उखड़ गया। मुझे जयप्रकाश या उससे मिलने वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा जयप्रकाश से मिलना बहुत ज़रूरी है। तुमसे भी ज़्यादा ज़रूरी तो अपुन को मिलना है, मिसेस कॉम्स ने उखड़े स्वर में कहा। लेकिन वह मिले तब न। उसका तो पता ही नहीं कि वह कहाँ मरा पड़ा है। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से मिसेस कॉम्स को देखा। जयप्रकाश आपका क्या लगता था? मेरा क्या लगना है, किराएदार था। हमने 2 कमरा उसको किराए पर दिया। सोचा भला आदमी है, इसलिए 1.5 कमरे का किराया उससे लिया। लेकिन वह तो बहुत घटिया आदमी निकला। हमको धोखा देकर खिसक गया। लेकिन हम उसको छोड़ेगा नहीं। एक बार हाथ में तो आ जाए तो उसको छत पर ले जाकर नीचे धक्का दे देगा और बोल देगा हमारा किराया न देने के वास्ते छलांग लगाकर मर गया। जयप्रकाश के बारे में मुझे पूरी बात बताइए मिसेस कॉम्स। पूरी बात क्या बताए मैन? साल भर पहले उसको 2 कमरा किराए पर दिया, कम किराया लिया। भला आदमी लगा मुझे। हम उसको खाना पीना भी मुफ्त में दिया करता था। हमारा विस्की का पूरा बोतल खत्म कर हमारी बेड पर सो जाता था। हम उसको घर का मेंबर समझा, उसको अपना समझा, और वह बिना हमें बोले यहाँ से चला गया। पूरा 3 महीना हो गया उसको यहाँ से गए, वापस नहीं आया। हमको किराया नहीं दिया। उसी किराए पर तो हम पेट भरता था अपना। उसने जाने से पहले यह भी नहीं सोचा कि अब मिसेस कॉम्स कहाँ से खाना खाएगा। अपना सामान ले गया होता तो हम किसी को किराए पर दे देता, लेकिन वह सामान भी नहीं ले गया। कभी तो सोचता है कि उसका सामान कबाड़ी वाले को बेचकर कमरे खाली करके नए किराएदार को दे दे, लेकिन फिर सोचता है कि जयप्रकाश आ गया तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उस दिन जाने से पहले बोला कि वह शाम को हमारे लिए प्रेजेंट लाएगा। बहुत घटिया आदमी निकला वह। कब गया था वह? 3 महीना हो गया मैन, पूरा 3 महीना। जाने कहाँ है। हमको लेटर भी पोस्ट नहीं किया। लेटर पोस्ट करके यह तो बता देता कि जिंदा है या मर गया। मिसेस कॉम्स बहुत क्रोध में बोली। पहले भी कभी वह ऐसे ही चला जाता था? नहीं मैन, हर रोज यहीं आकर सोता था। 1-2 बार रात को नहीं लौटा तो अगले दिन दोपहर तक आ जाता था। ऐसे जाने का तो कभी नहीं हुआ। आपका क्या ख्याल है कि जयप्रकाश कहाँ गया होगा? अगर मेरे को जरा भी ख्याल होता कि वह कहाँ पर है तो हम उधर ही जाकर उसकी खोपड़ी फोड़ डालेगा। मिसेस कॉम्स को बेवकूफ़ बनाकर चला गया है, हम उसे छोड़ेगा नहीं। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और फिर शांत स्वर में बोला, मिसेस कॉम्स, मेरा जयप्रकाश से मिलना बहुत ज़रूरी है। आप सोचकर बताइए कि वह कहाँ हो सकता है। हमें नहीं मालूम। वह तुम्हें मिले तो उसे हमारे पास ले आना। फिर उससे मिलने कोई आता था? नहीं, साल भर में एक बार भी उसे कोई मिलने नहीं आया। जब वह यहाँ रहता था तब भी, जब यहाँ से चला गया तब भी। उसको मिलने के वास्ते आने वाला तुम पहला आदमी हो। उसकी बीबी वगैरह मेरे को नहीं मालूम मैन। मिसेस कॉम्स के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। लेकिन एक बार उसके मुंह से निकला था कि उसका एक बच्चा भी है। बच्चा? हाँ, बेटा या बेटी यह नहीं बोला वह। कितनी उम्र है बच्चे की? मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि इसके आगे वह कुछ भी नहीं बोला। तब वह ड्रिंक किए हुए था। सुबह हमने पूछा कि रात को वह क्या बोला बच्चे के बारे में, तो बोला मैंने कुछ नहीं कहा। हम समझ गया कि वह बात छुपाना चाहता है, इसलिए हमने नहीं पूछा। वैसे बच्चा तो 2 महीने का भी हो सकता है और 20 साल का भी। देवराज चौहान सोच भरी निगाह से मिसेस कॉम्स को देखता रहा। क्या देखता है मैन? सोच रहा हूँ जयप्रकाश से कहाँ मिला जा सकता है, देवराज चौहान बोला। ऐसा क्या जरूरी है मैन कि तुमको उससे मिलना ही है? मिसेस कॉम्स, मैंने उससे कुछ पैसा उधार लिया था, वह देना है। मैन, तुम वह पैसा हमको दे दो, कभी तो वह आएगा तब। नहीं,
पैसा तो मैं उसे ही दूंगा। ठीक है, तुम हमको उस पैसे में से 3 महीने का किराया दे दो। जयप्रकाश जब मिले तो कह देना मिसेस कॉम्स ने उसके पैसों में से 3 महीने का किराया ले लिया था। अगर कुछ बोलेगा तो हम उसको देख लेगा, तुम फिक्र मत करना। हाँ, ऐसा मैं कर सकता हूँ। मिसेस कॉम्स ने गहरी सांस ली। जयप्रकाश का सामान अभी यहीं पड़ा है, बरोबर पड़ा है। उस कबाड़ का मैंने क्या करना है? मिसेस कॉम्स ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं उसका सामान देख सकता हूँ, शायद मालूम हो जाए कि वह कहाँ जा सकता है। जरूर देखो मैन, कोई चीज़ पसंद आ जाए तो पेमेंट करके उसे ले जाना, लेकिन यह सब करने से पहले हमारा 3 महीने का भाड़ा दो। मिसेस कॉम्स ने स्पष्ट कहा। 3 महीने का जितना किराया बनता था देवराज चौहान ने मिसेस कॉम्स को दिया। थैंक यू मैन, तुम बहुत अच्छा इंसान ही। और मैं तुम्हें जयप्रकाश के दोनों कमरे दिखा दूँ। मिसेस कॉम्स देवराज चौहान को लेकर मकान के एक तरफ बने 2 कमरों में ले गई। तुम देखो मैन, हम तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता है। कहने के साथ ही मिसेस कॉम्स चली गई। देवराज चौहान ने दोनों कमरों को देखा। एक कमरे का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था और दूसरा कमरा उसके बराबर में था, यानी कि मिसेस कॉम्स को डिस्टर्ब किए बिना जयप्रकाश भीतर बाहर आ जा सकता था। पहले कमरे को उसने ड्राइंग रूम बना रखा था, जबकि मिसेस कॉम्स के मुताबिक आज तक उससे मिलने कोई नहीं आया था, और अगर आया भी हो तो जरा सी सावधानी बरतने पर मिसेस कॉम्स को इस बारे में मालूम भी नहीं हो सकता था। देवराज चौहान दोनों कमरों की बारीकी से तलाश लेने लगा कि ऐसा कुछ मिले जिससे कि जयप्रकाश के किसी पहचान के व्यक्ति के बारे में कुछ मालूम हो सके। पीछे वाले कमरे में डबल बेड और अलमारी थी। एक तरफ दीवार पर मैले कपड़े लटके हुए थे। देवराज चौहान ने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जो तलाशी में रह गई हो। आखिरकार देवराज चौहान को खंडाला के एक होटल का कार्ड मिला, जिस पर होटल के मैनेजर पाटिल का नाम वगैरह छपा हुआ था। देवराज चौहान मिसेस कॉम्स के साथ उसके कमरे में आ गया। हाथ पांव मारने का कोई फायदा हुआ मैन? नहीं। दोनों आमने सामने बैठकर कॉफ़ी पीने लगे थे। कॉफ़ी बनाते हुए मुझे यह याद आया कि जब मैंने जयप्रकाश को कमरे किराए पर दिए थे तब पूछने पर उसने बताया था कि वह खंडाला से आया है। उसने पता भी बताया था, लेकिन हम भूल गया मैन। साल भर पुरानी बात है, मिसेस कॉम्स ने कहा। देवराज चौहान को विश्वास हो गया कि जयप्रकाश शास्त्री का खंडाला से गहरा वास्ता है, क्योंकि मिसेस कॉम्स भी खंडाला का ही जिक्र कर रही है और उसके कमरे से भी खंडाला के होटल से संबंध रखता कार्ड मिला था। जयप्रकाश ने अपने रिश्तेदार या किसी का कभी कोई जिक्र नहीं किया। नहीं। जयप्रकाश करता क्या था हमको नहीं मालूम, पूछने पर भी नहीं बताता था। हंसकर हमें बेवकूफ़ बना देता था। हम सब समझता है वह अवश्य कोई गड़बड़ वाला काम करता होगा, तभी तो। क्षण भर ठिठक मिसेस कॉम्स धीमे स्वर में बोली, एक बार मैंने उसके पास रिवॉल्वर भी देखा था मैन। रिवॉल्वर? देवराज चौहान के होठ सिकड़ गए। एक बात तो बोलो मैन, मिसेस कॉम्स एकाएक बोली। क्या? तुम जयप्रकाश को पैसे लौटाने के वास्ते मरा क्यों जा रहा है? इतनी पूछताछ की क्या जरूरत है? मैंने उसके कोई पैसे नहीं देने, कोई उधार नहीं लिया था उससे। क्या बोला? फिर तुमने हमको 3 महीने का किराया किस वास्ते दिया? किराए की आप फिक्र मत कीजिए, जयप्रकाश से मिलने पर उससे ले लूँगा। मिसेस कॉम्स की आंखें सिकुड़ गई। बात क्या है मैन? देखने में तो तुम स्मार्ट और अच्छे खानदान का। मिसेस कॉम्स, देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए शांत स्वर में कहा, आज से 10 दिन पहले रात के वक्त मेरे दोस्त ने जयप्रकाश शास्त्री की बदमाशों से जान बचाई थी। बदले में मेरे दोस्त ने काफ़ी भुगता। 9वें दिन उसे अस्पताल में होश आया, वह मरते मरते बचा। तभी वे बदमाश पुनः मेरे दोस्त की जान लेने अस्पताल आ गए। ऐसे में वह एक बार फिर कठिनता से बचा, यानी कि वह बदमाश हर हाल में मेरे दोस्त की जान लेना चाहते हैं। ओह! मिसेस कॉम्स के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। ऐसा है तो तुम जयप्रकाश को क्यों ढूंढता है? मैंने जयप्रकाश से यह मालूम करना है कि वह बदमाश लोग कौन है। कहते हुए देवराज चौहान का चेहरा अत्यंत सख्त हो गया। जब तक वे सलामत रहेंगे मेरे दोस्त को मौत का खतरा बना रहेगा।
मिसेस कॉम्स गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखती रही। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ था। मैं चलता हूँ मिसेस कॉम्स, 2-4 दिन में फिर आऊँगा आपसे मिलने। शायद आपको जयप्रकाश के बारे में कोई ऐसी बात याद आ जाए जो मुझे जयप्रकाश तक पहुँचा दे। मिसेस कॉम्स ने बैठे ही बैठे सिर हिला दिया। वह किसी गहरी सोच में व्यस्त थी। देवराज चौहान मिसेस कॉम्स के घर से बाहर निकल गया। देवराज चौहान मिसेस कॉम्स के घर से निकलकर सामने खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ा। 2 कदम चलने पर एकाएक उसकी निगाह बाईं तरफ घूमती चली गई। करीब 100 गज पीछे नीले रंग की मारुति कार खड़ी थी, जिसके भीतर 2 व्यक्तियों के बैठे होने का एहसास हो रहा था। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। उसे लगा कि जब उसने मिसेस कॉम्स के घर में प्रवेश किया था, शायद तब भी वह कार वहां मौजूद थी। देवराज चौहान अपनी कार में जा बैठा। बैक मिरर द्वारा उसने नीली मारुति पर निगाह मारी, फिर कार स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान के बैक मिरर में देखते ही देखते पीछे वाली नीली मारुति भी आगे बढ़ने लगी। देवराज चौहान का शक विश्वास में बदल गया कि वह लोग उसके ही पीछे हैं। यहाँ आने में तो उसका पीछा नहीं किया गया, परंतु यहाँ से चलते वक्त उसका पीछा किया जा रहा है। स्पष्ट था कि यह लोग पहले से ही मिसेस कॉम्स के घर की निगरानी पर मौजूद थे, शायद जयप्रकाश शास्त्री के आने के इंतजार में। लेकिन वह पहुंचा तो उसका पीछा करने लगे। शायद उसके बारे में जानना चाहते थे कि वह मिसेस कॉम्स के पास क्यों आया है। स्पष्ट था कि यह सारा मामला जयप्रकाश शास्त्री से ताल्लुक रखता था। नीली मारुति बराबर पीछे लगी हुई थी। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच उठे। जिसकी तलाश में वह निकला है, उस तलाश को यकीनन यह पीछे आने वाले पूरा कर सकते हैं। देवराज चौहान ने पीछे आने वालों से बात करने का निश्चय किया और कार को दूसरी सड़क पर डाल दिया, जो कि आगे जाकर एक सुनसान सड़क से मिलती थी। नीली मारुति बराबर उसके पीछे थी। 5 मिनट बाद देवराज चौहान की कार सुनसान सड़क पर पहुंची तो एकाएक पीछे आने वाली नीली मारुति की रफ्तार तेज हो गई। देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। देवराज चौहान ने अपनी कार की गति उतनी ही रखी। नीली मारुति ने उसकी कार को ओवरटेक किया और मुनासिब मौके पर कार को आड़ा तिरछा करके सड़क पर रोक दिया गया। देवराज चौहान को फौरन ही ब्रेक लगा देने पड़े। इस वक्त उस सड़क पर कोई भी आता जाता नजर नहीं आ रहा था। नीली मारुति से एक व्यक्ति निकला और उसकी कार की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान की दरिंदगी से भरी निगाह उस पर जा टिकी। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना कठिन था। कुछ अजीब सी उसकी वेशभूषा थी। तांबई रंग था उसका, 6.25 फीट लंबाई और बेहद स्वस्थ जिस्म का। कानों में लोहे के मोटे मोटे कड़े डाले हुए थे। पीछे वाले हिस्से में चुटिया के रूप में बालों का छोटा सा गट्ठर चमक रहा था। गले में जाने किस किस तरह की मालाएं पहनी हुई थी। बदन पर कमीज पैंट और जूते पहने हुए थे, परंतु उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कमीज पैंट और जूते पहनने में उसे असुविधा महसूस हो रही थी। इन सब बातों में देवराज चौहान के काम की सिर्फ एक ही बात थी, वह थी उस इंसान की आंखों में बसे वैशीपन के भाव और क्रूरता। वह कार के पास आकर ठिठका। कार को सड़क के किनारे लगा लो। उसके बोलने का लहजा अस्पष्ट सा था, जैसे अभी अभी बोलना सीखा हो या फिर ठीक तरह से बोलने का उससे अभ्यास न हो, जबकि वह विदेशी न होकर हिंदुस्तानी ही लग रहा था। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि किस दम पर वह उसे कार किनारे लगाने को कह रहा है, जबकि उसके हाथ में किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और कार को सड़क के किनारे खड़ा करके इंजन बंद कर दिया। उसके बाद कार से बाहर निकला और दरवाजे से टेक लगाते हुए सिगरेट सुलगा ली। नीली मारुति भी सड़क के बीच से हटकर किनारे पर आ गई। फिर उसमें से पहले जैसी वेशभूषा वाले 2 और व्यक्ति निकले और तीनों देवराज चौहान के करीब पहुंचकर खतरनाक निगाहों से उसे देखने लगे। देवराज चौहान आंखों में सर्द बाव लिए उन तीनों को देखे जा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? उसका स्वर टूटा फूटा था। विनोद सेठी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वह सबसे पहले माजरा जानना चाहता था कि बात क्या है और यह लोग उससे क्या चाहते हैं। तुम उस औरत के घर क्यों गए थे? वही उससे प्रश्न पूछ रहा था जिसने उसे कार साइड लगाने को कहा था। कुछ काम था,
देवराज चौहान ने कष्ट लेकर लापरवाही भरे स्वर में कहा, क्या काम था? मैं तुम लोगों को नहीं बताना चाहता। खामोश खड़े अन्य दो अपने साथी से अजीब सी भाषा में बात करने लगे। वह दोनों गुस्से में बात कर रहे थे, जबकि पहले वाला सोचकर गंभीर भाव में बात कर रहा था। देवराज चौहान लापरवाह सा खड़ा उन्हें देखता रहा। करीब 1 मिनट उनकी बात चली। फिर पहले वाले ने उसे देखा। जयप्रकाश शास्त्री कहाँ पर है? उस आदमी ने पुनः पूछा। चूंकि देवराज चौहान मामले को अच्छी तरह जानना चाहता था, इसलिए उसने जयप्रकाश शास्त्री का नाम जानने से इनकार नहीं किया। अलबत्ता मुस्कुराकर उन्हें देखा। मुझे नहीं मालूम वह कहाँ पर है। नहीं मालूम, उसने शब्दों को चबाया। नहीं, तुम्हारा जयप्रकाश शास्त्री से क्या रिश्ता है? उसने देवराज चौहान की आंखों में झांका। कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ तक कि मैंने आज तक रूबरू उसे देखा भी नहीं है। देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। ऐसे में अगर वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान भी नहीं सकता। फिर भी उसे तलाश कर रहे हो? हाँ। क्यों? जरूरी तो नहीं कि तुम्हें हर बात का जवाब दिया जाए। देवराज चौहान मुस्कुराया। जवाब को मुंह से निकलवाना भी हमें आता है। उसका स्वर कठोर हो गया। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी उमड़ आई। तो निकलवा लो मुंह से। मैं भी देखता हूँ तुममें कितना दमखम है। देवराज चौहान गुर्राया। उस व्यक्ति के दांत पिच गए। वह खतरनाक नजर आने लगा। तभी उसके दोनों साथियों ने अपनी भाषा में अपने साथी से बात की। वह दोनों क्रोध में नजर आ रहे थे और बार बार देवराज चौहान को देख रहे थे। लेकिन देवराज चौहान से बात करने वाला उन्हें आराम से जवाब दे रहा था, जैसे समझाने की चेष्टा कर रहा हो। लेकिन जब उनका गुस्सा नहीं उतरा तो उसने उन दोनों को डांटकर कुछ कहा। वह न चाहते हुए भी खामोश हो गए। उसने पुनः देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने दांत पीटकर उससे पूछा, तुम्हारे साथी क्या कह रहे हैं? देवराज चौहान की बात सुनकर पहली बार उसके होठों पर मुस्कान उभरी। यह दोनों इस भाषा को बोल नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं। इनका कहना है कि तुमसे ज़बरदस्ती हम काम की बात जाने, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना किया तो यह नाराज़ हो गए। तुम लोग हिंदुस्तानी होकर भी हिंदुस्तानी नहीं लगते, देवराज चौहान बोला। उसके चेहरे पर उभरे सामान्य भाव गायब हो गए। मैं तुमसे जयप्रकाश शास्त्री के बारे में बात कर रहा था। उसका स्वर शांत था। मैं तुमसे या किसी से भी, जहाँ तक भी हो सके, झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हर बात आराम से निपट जाए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की कि झगड़े की नौबत आए। देवराज चौहान उसे घूर कर बोला। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जयप्रकाश शास्त्री के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है और उसे क्यों तलाश कर रहे हो? मेरा जयप्रकाश शास्त्री से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। देवराज चौहान दांत पीचकर एक एक शब्द चबाकर बोला। उसे क्यों तलाश कर रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मेरी कोई भी बात तुम लोगों से वास्ता नहीं रखती। मेरे और तुम लोगों के रास्ते अलग अलग हैं। वह सोच भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। तुम लोग मिसेस कॉम्स के घर की निगरानी कर रहे थे? देवराज चौहान ने पूछा। हाँ। क्यों? मिसेस कॉम्स का तुम जैसे लोगों से भला क्या वास्ता? हमारा वास्ता मिसेस कॉम्स से नहीं, जयप्रकाश शास्त्री से है, जो उसके घर में रहता था। उसने दांत पीचकर कहा। हमें जयप्रकाश शास्त्री हर हालत में चाहिए। उसके लिए चाहे हमें सैकड़ों लाशें भी बिछा देनी पड़े, तो इस पर भी हमें कोई परहेज नहीं। हमें सिर्फ जयप्रकाश शास्त्री चाहिए। आखिरी शब्दों में वह गुर्रा उठा था। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। हम वहाँ पर इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद जयप्रकाश मिसेस कॉम्स के पास आए और हम उसे पकड़ लें, लेकिन तुम वहाँ पहुँचे तो मैंने तुमसे बात करना ठीक समझा कि शायद कुछ पता चल सके। तुम्हें जयप्रकाश शास्त्री जिंदा चाहिए कि मुर्दा? जिंदा। उसका चेहरा क्रूरता से भर उठा। अपना मामला निपटाकर मुर्दे में तो हम बदलेंगे उसे। बात क्या है? उसने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा, फिर बोला। हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों? मैं बताना नहीं चाहता। इस क्यों का यही एकमात्र जवाब मेरे पास है।
उसने दांत पींचकर कहा। क्या नाम है तुम्हारा? देवराज चौहान ने पूछा। नामाशी। और तुम्हारा? क्षण भर की सोच के पश्चात देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। देवराज चौहान। अभी पहले तुमने विनोद सेठी नाम बताया था। हाँ, वह भी मेरा ही नाम है, पर यह नाम ज़्यादा सही है। तो पक्की बात है ना कि तुमने उस जयप्रकाश को नहीं देखा? नामाशी ने शब्दों को चबाकर पूछा। नहीं, मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। उसे पहचानने के लिए मुझे कहीं से उसकी तस्वीर तलाश करके उसका चेहरा देखना पड़ेगा। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट एक तरफ उछाल दी। अच्छी बात है। नामाशी ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। अगर भविष्य में कभी मुझे पता चला कि तुम जयप्रकाश के बारे में जानते थे और मुझे नहीं बताया, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवराज चौहान की आंखों में कहर के भाव उभरे। उसने दांत भींचकर नामाशी को देखा। एक बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो कि भविष्य में जब मेरे सामने आओ तो अपना लहजा ठीक रखना, वरना अपनी मौत के तुम खुद जिम्मेदार होगे। दोनों कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। मैं इस वक्त झगड़े के मूड में नहीं हूँ, नामाशी ने दांत पींचकर कहा। तो अगली बार मूड बनाकर मुझसे मुलाकात करना, देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। तभी नामाशी के दोनों साथियों ने तेज तेज स्वर में कुछ कहा। नामाशी ने गर्दन घुमाकर बेहद कठोर स्वर में अपने साथियों से कुछ कहा। वे बेबसी भरे अंदाज में खामोश हो गए। देवराज चौहान जहरीली हंसी हंसा। यह कह रहे होंगे कि मुझे खत्म कर दिया जाए, देवराज चौहान ने क्रूरता भरे स्वर में कहा। हाँ, नामाशी ने उसी अंदाज में कहा। कह तो रहे हैं, लेकिन मैं अभी अपनी सहमति नहीं दे रहा। देवराज चौहान की आंखों में वैशी भाव चमके। नामाशी पलटा, अपने आदमियों से कुछ कहा, फिर तीनों कार में जा बैठे और देवराज चौहान के देखते ही देखते कार स्टार्ट हुई और आगे बढ़ती चली गई। देवराज चौहान तब तक कार को देखता रहा जब तक कि वह निगाहों से ओझल नहीं हो गई। फिर सिगरेट सुलगाकर कार के साथ टिक लगाकर खड़े होकर सिगरेट का कष्ट लेने लगा। नामाशी और उसके दोनों साथी दरिंदे वहशी नजर आ रहे थे। उसे नहीं लग रहा था कि मामला आसानी से निपट जाएगा, लेकिन आसानी से निपट गया था। लेकिन यह अजीब से नजर आने वाले लोग कौन थे जो इस बेसब्री के साथ जयप्रकाश शास्त्री को तलाश कर रहे थे? क्या चाहते थे यह लोग? जबकि उनका कहना था कि जयप्रकाश से अपना काम निपटाने के बाद उसे लाश में बदलेगा। कौन सा काम निकालना चाहता है नामाशी जयप्रकाश से? इतना तो स्पष्ट था कि उस रात जो लोग जयप्रकाश की जानलेवा अंदाज में ठुकाई कर रहे थे, वह नामाशी या उसके साथी नहीं थे। अगर वह नामाशी या उसके साथी होते तो उसे पीटने की उपेक्षा पहले उससे अपना काम निकालते। मतलब कि वे कोई और लोग ही थे जो जयप्रकाश शास्त्री की जान ले रहे थे। अगर ये लोग होते तो जगमोहन ने इस बात का जिक्र अवश्य किया होता कि वह अजीब से ऐसे लोग हैं जो कि देखने पर किसी पुराने कबीले से वास्ता रखते लगते हैं। देवराज चौहान को लगा, जिसे वह केवल एक दो दिन का छोटा सा मामला समझकर निकला था, वह छोटा नहीं बड़ा मामला था जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता था। चाहकर भी देवराज चौहान नामाशी और उसके दोनों साथियों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसके सामने बेशक वे बड़ी शराफत से पेश आए थे, परंतु वे लोग जैसे बहुत बड़े इंसानी दरिंदे लग रहे थे। देवराज चौहान ने सिर झटक कर सब कुछ अपने दिमाग से निकाला और कार में बैठकर खंडाला रवाना हो गया, जहां वह होटल के मैनेजर पाटिल से मिलना चाहता था, जिसका कार्ड उसे जयप्रकाश शास्त्री के बेड के गद्दे के नीचे से मिला था। कार्ड इस प्रकार रखने का कोई तो खास मतलब होगा ही। साथ ही देवराज चौहान को इस बात का भी एहसास हो गया था कि उसे बेहद सावधान रहना होगा। किसी दूसरी बात के कारण कुछ खतरनाक लोग उसके पीछे थे और वह दूसरों के झगड़े में नहीं आना चाहता था। साथ ही जयप्रकाश के बारे में पूछते हुए भी उसे सावधानी और चालाकी का इस्तेमाल भी करना होगा। देवराज चौहान खंडाला पहुंचा।